अच्छा आप जो राजनीति में आए इससे पहले क्या बनना चाहते थे? राजनीति में आना उद्देश्य था या फिर कुछ और को द्वारा उद्देश्य था? हमारे पास भी जैसे बहुत से आते हैं, कहते भाई साहब हमें राजनीति में काम करना है। हमने कहा क्यों? तो बोले भाई साहब वो कुछ धंधा पानी हो जाएगा। आज का जो चुनाव इतना महंगा हो चुका है, यानी आखिर नेताओं को अपना मतलब घर मतलब मकान प्लाट बेचने पड़ते हैं। ऐसा समय बदल गया है, कैसे ऐसा समय को कैसे रुकावट आ सकती है? मुझे उस समय पंचायत इंस्पेक्टर के लिए भी मेरा कॉल आया, मैं नहीं गया। रेलवे में भी मेरे लिए कॉल आया, मैं नहीं गया। आजकल की युवा पीढ़ी है, राजनीति में आना चाहती है और सक्सेस होना चाह रही है, छोटा सा चढ़ा बड़ा कैसे बने? 25,000 रुपये का लोन मैंने 1985 में लिया था और उस लोन को मैंने लिया। कितने भाई हैं आप? हम लोग 4 भाई हैं। चारों भाई क्या क्या करते हैं? दोस्तों राजनीति करना हर किसी के मन में होती है और राजनीति से नाम कमाना और नाम कमाने के लिए लोग अक्सर मेहनत करते हैं और राजनीति में आते हैं। लेकिन राजनीति में जब नाम नहीं मिल पाता तो उनके जो भी मन में राजनीति का बढ़ने का उत्साह है वो खत्म हो जाता है। इसके सक्सेस स्टोरी में से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज का युवा कैसे सक्सेस हो और कैसे राजनीति में सफलता हासिल करे। सबसे पहले स्वागत है हमारे इस चैनल में आपको। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल भिंड के माध्यम से मैं सभी जनता को भी सादर प्रणाम करता हूँ। अच्छा भिंड जिले में देखा गया है उस जमाने का क्रमित्व था। बचपन में छोटा चेहरा था और काफी लोग दिल में लगे बसा हुआ था कि युवा चेहरा है। इस उम्मीद में नहीं था जो आज मध्य प्रदेश में जो आपने छोटी सी उम्र में और आज इस पड़ाव पे पहुंचे हैं। आज आपको लोग पूरे एमपी में जानते हैं, सिंधिया जी के बाएं अंग मानते हैं और कई आपको राजनीतिक गुरु भी मानने लगे हैं। लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने का क्या आपका निश्चय था? कहाँ पर इसकी पूरी स्टोरी क्या है, क्या आप कहें? राजनीति करने का मेरा कहीं कोई उद्देश्य ही नहीं था, ना मेरा कोई ऐसा सोच था, ना मेरा ऐसा स्वभाव है जो राजनीति में जिस तरह के दांव पेच खेले जाते हैं वह सब मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन समय ने कुछ और लिख रखा था। छात्र राजनीति में जब हम थे उस समय पर हमें आरएसएस से जुड़ने का मौका मिला। यहाँ पर उस समय रणवीर सिंह जी, भोला भाई साहब जिनके नाम से कहते हैं। कौन से सन की बात है? ये सन है मेरे ख्याल से शायद 78 79 के आसपास की बात, 79 के आसपास की बात है। तो वो और रामहरि पांडे जी एक दादा के रूप में हम सब लोग कहते थे, तो उन्होंने हम लोगों को जोड़ा। उसके बाद में विजय शर्मा जी आए यहाँ पर जिला प्रचारक के रूप में, उन्होंने हमें जोड़ा। हम लोगों ने पथ संचलन किया और इसके अलावा भी हमने प्रथम वर्ग भी किया उस समय पर। उस समय हमारा कहीं कोई उद्देश्य नहीं था राजनीति में जाने का, लेकिन समय जैसे ही बदला, आगे बढ़ा, जिले में विकास के नाम पर हमारे ग्वालियर के श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया जी का भिंड आगमन हुआ और उन यहाँ पर रोनबिरखड़ी में जो एक नवोदय विद्यालय की स्थापना हो रही थी उसका वो शिलान्यास करने आए। तो वहाँ पर कुछ अपराधी तत्व या असामाजिक तत्व नेताओं के संरक्षण में वहाँ कोई माहौल ख़राब करने का काम कर रहे थे। तो उस समय हमको लगा कि हमारे ज़िले में कोई विकास की चीज़ आ रही है और इसका इस तरह के लोग राजनीति का चोला ओढ़े हुए इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उसमें उस माहौल को शांत किया, कंट्रोल किया। चूँकि बहुत बड़ा संगठन था हमारा छात्रों का, हम लोग 200-400 लोग, चूँकि सभी स्पोर्ट्समैन थे, कोई सांस्कृतिक स्वभाव से जुड़े हुए थे। एक बहुत बड़ा कॉलेज में हमारा एमजेएस कॉलेज का संगठन था। अच्छा उसी माधवराव सिंधिया की निगाह पे आ गए? हाँ, छात्र नेता है, कुछ करेगा। तो उस समय पर मुझे माधवराव सिंधिया जी ने मुझे बुलाया स्टेज पर, तो मैं गया जब उनसे मिलने, तो बोले कि आप महल में आना, मैं यहीं हूँ 3 दिन। चूँकि हम लोग एक अलग मस्त मौला टाइप के लोग हैं और शुरू से भी रहे हैं, तो बात आई गई होगी। हमने कि कौन जाएगा महल में, क्या करेंगे जाकर वहाँ पर। लेकिन वो फिर 2-3 दिन बाद में फिर से हमें संदेश मिला कि महाराज याद कर रहे हैं। तो फिर हमारी पूरी टीम ने कहा कि चलो महाराज बुला रहे हैं तो चलना चाहिए। तो हम लोग जब उनसे मिले तो वाकई में मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि उनसे मिलने के बाद जो उनका ऑरा था, जो उसने इतना प्रभावित किया, उनकी बातों ने इतना प्रभावित किया कि हम लोगों ने कहा कि हम आपके साथ ही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या सोच है? हमने कहा गलत बात का हम विरोध करते हैं। तो उन्होंने उस समय कहा कि अगर तुम्हें अपनी बात कहना है तो किसी ऊंचे मंच से जब बोलोगे तो तुम्हारी आवाज़ दूर तक जाएगी। अच्छा उस समय कितनी उम्र होगी आपकी? उस समय मेरी उम्र होगी कोई, मैं समझता हूँ शायद 21 18 19 20 22 साल के होंगे। 20-22 साल। हाँ, 22 साल। ग्वालियर गए थे आप? ग्वालियर हाँ, काय ग्वालियर। से गए थे? उस समय क्या चल रहा था? उस समय हम लोग मांग लेते थे मोटरसाइकिल स्कूटर व्यवहार में,
किसी के घर में एक दो होती थी, उस पर 4-4 लोग बैठ के चले जाते थे। और फिर ट्रेन चलती थी, पैसे ज़्यादा होते नहीं थे तो बस का हम लोग टिकट वो कर पाए तो ट्रेन से निकल जाते थे। वहीं पर एग्रीकल्चर कॉलेज पास में था, मेडिकल कॉलेज था, वहाँ हमारे भिंड के कई लोग थे, तो हम लोग छात्रावास में रुक जाते थे, उन्हीं के साथ में खाना वाना खाते थे और मिल के आ जाते थे दूसरे दिन। तो जब उनसे मिल के यह बात मुझे लगी कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि संदेश दूर तक जाएगा, तो फिर उनके साथ एक आत्मिक लगाव हो गया, कोई राजनीतिक नहीं, एक ये लगा कि अच्छे व्यक्ति के साथ हम लोग जुड़ गए और फिर निरंतर वह दौर चलता रहा। तो फिर उन्होंने विश्वास करके मुझे संगठन में जो भी जिम्मेदारी होती थी, चाहे वो NSUI की रही हो, चाहे यूथ कांग्रेस की रही हो, फिर सेवा दल में जिला अध्यक्ष बनाया, फिर सेवा दल में प्रदेश का पदाधिकारी बनाया। फिर उसके बाद में जब वो 91 में टूरिज्म मिनिस्टर थे तो अपने साथ हम लोगों को मुंबई ले गए, वहाँ पर 7 दिन का हम लोगों का स्टे हुआ। केवल इसलिए हम लोगों को ले जाते थे बाहर, और भी ग्वालियर संभाग के और प्रदेश के कई ऐसे युवा नेता हैं जो आज शिखर पर हैं, उन सबको उन्होंने साथ में इसीलिए घुमाया कि आगे चल के कुछ देखो, कुछ सीखो और आगे कुछ करो। तो मुझे उनके साथ में जाने का जो मौका मिला तो काफ़ी कुछ वहाँ पर मैंने देखा। अच्छा, तो आपका गाँव कौन सा आता है? कौन से गाँव से निकला हुआ चेहरा है ये? एक्चुअली हम लोग कम से कम 3 पीढ़ी से तो हम लोग भिंड में हैं, लगभग 90 साल के करीब हो गए हैं हम लोग भिंड में ही। इसके अलावा हम लोग बताते हैं कि हमारे पूर्वज इटावा के पास में, लखना के पास में इकनौर एक स्थान है, वहाँ से हम लोग निकले थे। लेकिन हम वहाँ पर जा पाए अभी तक, ना हमारे पिताजी जा पाए थे। तो निकले तो वहाँ से थे, लेकिन यहाँ पर आकर पूरा यहीं पर सब हमारा समाज, हम सब लोग, हमारे मित्र, हमारे भाई बंधु सभी, मतलब जो मैं समझता हूँ कि हम जिन लोगों के बीच रहते हैं वह हमारा समाज है। और उसी समाज के सहयोग से फिर आगे मुझे काम करने का मौका मिला। इसके बाद में जब मानव संसाधन मंत्री थे श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया जी, तो उस समय फिर हमें कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जापान की यात्रा करने का मौका मिला। जापान की 1 महीने की यात्रा थी, और उस 1 महीने की यात्रा भी जापान की एक ऐसा एक घटनाक्रम हुआ कि शायद कम लोग ही उस पर निर्णय ले पाते। मेरे छोटे भाई अनिल दुबे की शादी थी 5 जुलाई 1995 की, और मुझे 30 जून 1995 को जापान निकलना था। मैंने उनसे मना किया, मैंने कहा भाई की शादी है। उन्होंने कहा शादी आगे बढ़वाओ, तो हमने कहा नहीं, वो बढ़ने की स्थिति में नहीं है। तो फिर अमर सिंह जी उस समय हम लोगों के साथ हुआ करते थे, जो बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए, वो अमर सिंह जी। उन्होंने मुझे समझाया कि रमेश, ये मौके बहुत कम मिलते हैं, जापान जाने का 1 महीने का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, शादी आप मैनेज करिए लेकिन आप जापान जाइए। तो फिर मैं 1 महीने की यात्रा हम लोगों की जापान की, उसमें हमारे साथ में गोविंद राजपूत जी, OPS भदौरिया जी, ये सब लोग हमारे साथ में ही थे उस समय पर। जापान से आने के बाद में महाराज ने हमसे पूछा कि अब क्या करोगे? तो मैंने कहा कि हम शिक्षा के ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे मध्य प्रदेश शासन से कहकर, कलेक्टर से कहकर साक्षरता अभियान का जिला परियोजना समन्वयक बनवाया यहाँ पे, जिसको DPC कहते हैं। पहली बार बनवाया था? पहली बार, हाँ। कलेक्ट्रेट में मुझे ऑफिस भी मिला था, वाहन भी थे, और पूरे सभी ब्लॉकों पर हमारे मानदेय दिए जाने वाले हमारे वॉलंटियर्स भी हमारे साथ में थे। लेकिन एक घटनाक्रम ऐसा आया कि माधवराव सिंधिया जी महाराज का नाम हवाला में नाम लिख दिया गया, उनका भी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी। तो माननीय माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद फिर उनका कांग्रेस से टिकट भी काट दिया गया, जबकि पूरी तरह से एक साजिश के तहत उनका नाम उस डायरी में लिखा गया था। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव था ही, तो हम सब लोगों की मांग पर, जनता की मांग पर, श्रीमंत महाराज साहब ने लोकसभा का ग्वालियर से चुनाव लड़ा और बहुत बड़े बहुमत से वो विजयी हुए। उस समय मैं सेवा दल का जिला अध्यक्ष था। मैंने सबसे पहले पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले मैंने इस्तीफा दिया। मैंने कहा कि जिस पार्टी में सत्य को नहीं देखा जाता है, ऐसी पार्टी में हम लोग भी नहीं रहना चाहते हैं। इस बात को लेकर मैंने इस्तीफा दिया। तो हम सब लोग साथ में काम किया। बाद में फिर महाराज साहब कांग्रेस में आए। उसके बाद फिर जिला कांग्रेस का गठन हुआ। जिला कांग्रेस में मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। उस समय ये 96-97 की बात है, तो 1996-97 की। उस समय जिला कांग्रेस में मात्र 2 उपाध्यक्ष हुआ करते थे, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष। आज की तारीख में 250, 150, 200, 125 करीब पदाधिकारी बनते हैं। उस समय की कार्यकारिणी बहुत सीमित होती थी और बड़ा ही अनुशासन के साथ में रहती थी। अच्छा, आप जो राजनीति में आए, इससे पहले क्या बनना चाहते थे? राजनीति में आना उद्देश्य था या फिर कुछ और को द्वारा उद्देश्य था? मैं वाकई में सही बात कहूँ तो मुझे यही नहीं पता कि मैं करना क्या चाहता था। मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन थे।
हमारे पिताजी LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर थे, हमारे चाचा जी इंडियन नेवी में ऑफिसर थे, तो उन्होंने हमारे बड़े भाई को इंडियन नेवी में पोस्टिंग उनकी करवाई, उनकी इंटरव्यू हुआ और वो सिलेक्ट हुए। उसके बाद पापा जी हमारे जो थे वो थोड़ा उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो उनका कहना था कि इनको भी कहीं पर व्यवस्थित करना चाहिए। तो फिर मुझे उस समय पंचायत इंस्पेक्टर के लिए भी मेरा कॉल आया, मैं नहीं गया। रेलवे में भी मेरे लिए कॉल आया, मैं नहीं गया। इसके अलावा रोडवेज में भी मुझे मिला मौका, पर मैं नहीं गया वहाँ पर। इसके अलावा LIC में चूँकि फादर थे हमारे, तो वहाँ पर हमारे उनके अधिकारियों ने कहा कि इनको इधर कर देते हैं, तो फिर उसमें भी मेरा जाने का मन नहीं हुआ और एक अलग धुन थी। फिर मैंने, चूँकि संपर्क हमारा आयुर्वेद महाविद्यालय में था सब जगह, तो मेरी एक इच्छा थी कि कुछ ज़मीनी स्तर से जो प्रकृति ने हमें दिया है, इससे हम कैसे लोगों को लाभ दे सकते हैं। तो फिर मैंने 1985 में मैंने आयुर्वेदिक दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, मैंने स्वयं अपनी दम पर, अपने 85 में 1985 में। बहुत कम उम्र रही होगी उस समय। और आयुर्वेदिक के सारे फार्मूले सब कुछ करके उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, चूँकि केमिस्टों की आवश्यकता थी, उनको भी मैंने लिया। पैसे सीमित थे, उसी पैसे में सारा काम करना था, तो एक छोटे से 2-3 कमरों का वो स्थान लिया, लाइसेंस लिया उस समय संभागीय अधिकारी लाइसेंस देते थे, लाइसेंस लिया और वो फिर मैंने काम शुरू किया। इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर भी हमने खोला। उस समय सबसे अच्छा, पहले मेडिकल स्टोर पे भी बैठे थे हाँ, आप? मेडिकल स्टोर पर भी हम बैठे। कुछ दिनों शुरुआत की डॉक्टर सुशील गुप्ता के पास में हमारा मेडिकल स्टोर था, और पर मेडिकल स्टोर पे मैं 1.5-2 महीने से ज़्यादा नहीं बैठ पाया। अब आप पूछेंगे क्यों? जबकि काफ़ी अच्छा वहाँ पर सेलिंग था। एक दिन की बात थी कि एक मज़दूर आया, वो पर्चा लिए हुए था दवा का, डॉक्टर ने पर्चा लिखा, तो उसमें कुछ दवा तो आवश्यक थी और कुछ दवा का कोई यूज़ नहीं था, केवल वो क्यों लिख रहे थे डॉक्टर, मैं नहीं समझ पाया। तो मैंने उस मज़दूर से पूछा, उस समय मज़दूर को 40 रुपये मिलती थी, 40 रुपये में मज़दूर काम करता था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है? तो उसने बताया कि साहब हाथ पैर टूट रहे हैं, बुखार आ रहा है 2 दिन से। तो हमने कहा वो तो गोली से ठीक हो जाओगे, शीशी की आवश्यकता नहीं है। तो उसने कहा नहीं साहब, डॉक्टर साहब ने लिखी है, वो तो लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगा कि मेरे मतलब का ये काम नहीं, क्योंकि गलत हो रहा है। जिस चीज़ की हाँ, जिस चीज़ गलत की हो रहा है। आवश्यकता नहीं है, वो चीज़ उसको यहाँ भी दी जा रही दिया जा रहा है, तो वो गरीब बेचारा 40 रुपए कमा रहा है, ये 3 दिन की इसकी मज़दूरी इस दवा में चली जाएगी, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो फिर मैंने मेडिकल स्टोर पे बैठना बंद कर दिया। उसी दिन से आपकी आत्मा नहीं गवाई दी। हाँ, मतलब ये बिल्कुल रियल दिल की बात बता रहा हूँ, मतलब बोल के भी मुझे भावुक हो रहा हूँ मैं। तो उस दिन से मैंने बंद कर दिया, पर हमारे छोटे भाई, हमारा चूँकि संयुक्त परिवार है, उन लोगों ने फिर वो मेडिकल स्टोर का काम सँभाला। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मेडिकल स्टोर भी बंद किया, पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम इन सभी भाइयों ने मिलके चलाया और उससे हम लोगों का जो भी जीविकोपार्जन का वही साधन था। इसके बाद में फिर निरंतर फिर हम लोग बढ़ते गए आगे, और सब लोग, चूँकि परिवार जहाँ संगठित रहता है, वहाँ कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। हाँ, यह बात बिल्कुल, मतलब मैं आँख बंद करके भी कहता हूँ और लोगों को भी मैं समझाइश देता हूँ कि जहाँ अगर आप परिवार अगर आपका इकट्ठा रहेगा और सब में सम्मति रहेगी, तो मैं समझता हूँ बड़ी से बड़ी बाधा भी आप लोग दूर करेंगे। और वही रहा कि हम सब लोगों के संयुक्त प्रयास से हम लोग धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ते गए। कितने भाई हैं आप? हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई क्या-क्या करते हैं वैसे? हमसे बड़े वाले भाई साहब जो हैं वो इंडियन नेवी में थे, वो रिटायर होकर आ गए। फिर मैं हूँ, फिर हमसे छोटे अनिल दुबे हैं, ये भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं MGS कॉलेज के। और उनसे छोटे हैं मनीष हैं, वो भी काफ़ी सक्रिय रहे छात्र राजनीति में, छात्रों में, और नगर रक्षा समिति वगैरह का उन्होंने संगठन का काम किया। और सभी लोगों ने मिल के बहुत अच्छा, जब अच्छे आपका से। जैसे दिन-ब-दिन आप ग्रोथ करते गए, नाम करते गए, पहचान बनाते गए, विरोधी भी लगातार बढ़ते गए होंगे, तो घर में चर्चा चली होगी कि यार गलत कर रहे हो, क्यों विरोध ले रहे हो? क्यों लोग माँ-बाप कहते होंगे? दबाव ऐसा रहता था, फैमिली दबाव? देखिए, बड़ा स्पष्ट बात मैं और कहूँ कि हम लोगों के जो संस्कार रहे, हमारे चाहे बाबा जी रहे हों, चाहे हमारे पिताजी रहे हों, उन्होंने कहा कि अगर आप गलत नहीं कर रहे हो, तो किसी से झुकने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी से कोई समझौता करने की आवश्यकता है। तो हम लोग अगर अपनी राह पर, सच की राह पर चल रहे हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हुए हम अगर आगे बढ़ रहे हैं और फिर हमें अधिकार उन आधार पे मिल रहा है, तो वो हमारा हक है। तो इसलिए कभी हम लोगों ने न तो झुकने का सोचा, ना ही कोई ऐसा समझौता करने का सोचा। यह निश्चित है कि भिंड जैसी जगह पर राजनीति में, व्यापार में और इस स्तर पर जब आदमी आगे बढ़ने लगता है, तो कितना विरोध होता है, इस बात को मैं कहना नहीं चाहता हूँ।
और विरोधी वो लोग होते हैं जो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि इसके आगे आने के बाद में ठीक नहीं है उनके स्वयं के लिए, स्वास्थ्य के लिए या उनके हितों के लिए। तो विरोध तो चलता रहता है और जब तक ऐसा चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि ईश्वर का जो सहयोग है और उनका आशीर्वाद है, हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद है, वो हमारे साथ है, तो ये सब चीज़ें कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखती। उस समय आर्थिक संकट भी लोगों को सबसे ज़्यादा पराजित करता है। बिल्कुल सही तो है। कोई ऐसा भी आर्थिक संकट आया होगा जो आप चाह रहे हैं कि हम कुछ कर पाएँ, लेकिन आर्थिक संकट वो बाधा रोक रही हो आपको, ऐसा बिल्कुल, आया है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि उस उम्र में और फिर बड़ा परिवार, कमाने वाला व्यक्ति एक, पिताजी हमारे, और वो भी लंबे समय बीमार रहे, तो स्वाभाविक है कि हाँ, कठिनाइयाँ तो रहीं। और वो मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने मेडिकल स्टोर शुरू किया था, तो उस समय मैंने घर से पैसे नहीं माँगे। उस समय मैंने जो रोजगार एक योजना थी उद्योग विभाग के माध्यम से, 25,000 रुपये का लोन मैंने 1985 में लिया था। और उस लोन को मैंने लिया, उस लोन को फिर मैंने चुकाया, पूरा करने के बाद में उसी से ही फिर मैंने अपना मेडिकल स्टोर, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का काम बढ़ाया और उसको करते हुए हम लोग आगे बढ़े। बीच-बीच में बहुत सी चीज़ें भी आईं कि ऐसा हो जाए, लेकिन कंट्रोल किया अपने आप पर। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद ऐसा रहा कि जब-जब जो चाहा, वो पूरा वो होता गया, ईश्वर ने पूरा पूरा होता गया। किया। अच्छा, छात्र जीवन में देखा होगा कि ऐसे छात्र होते हैं, आप बढ़ रहे हैं तो छात्र ईर्ष्या करते हैं, यार वो हमारे साथ का व्यक्ति बढ़ गया और हम यहाँ रह गए। तो ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है रहा है जो उसको लगा यार हमारे छात्र भी बढ़ गया, हम क्यों रह गए पीछे? अब मैं चूँकि नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन हर क्षेत्र में होता है, केवल छात्र में नहीं। अब हम आपको बताएँ व्यक्तिगत रूप से कि हमारा जो ग्रुप था पूरा, उसे ग्रुप ही कहेंगे। हम 3 लोग साथ रहते थे। राजेंद्र बरुआ, जो छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, एमजीएस कॉलेज के हमारे पहले प्रत्याशी वो थे, पहले महामंत्री पे उन्हें लड़ाया, हार गए, दोबारा से छात्र संघ के अध्यक्ष उन्हें बनाया। और एक शैलेंद्र सिंह सैलू और मैं, हम 3 लोग मतलब ऐसे थे कि 3 जिस्म एक जान होते थे। और 24 घंटे ही हम कहेंगे कि हम साथ रहते थे। अब आप कहोगे सोते नहीं थे घर पे जाके, तो घर पे सोते भी थे लेकिन होते साथ ही थे। इस तरह की हम लोगों की नज़दीकियाँ थीं। तो उस समय पर शैलेंद्र थे तो उनके भी कई कल्चर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छे थे, स्पोर्ट्समैन थे। राजेंद्र बरुआ जी भी हमारे जो मित्र हैं, अभी थोड़ा पीड़ित हैं बीमारी से। शैलेंद्र आजकल हम लोगों को छोड़ के चले गए, उनकी दुनिया से चले गए, उन्हें भी बीमारी में चले गए वो। तो उसके बाद में ये लोग भी थोड़े साइड से हो गए। हमारे छोटे भाई अनिल दुबे जब छात्र संघ के अध्यक्ष बने, बहुत बड़ा एक संगठन था, ग्रुप था। अब आखिर उनको दिशा कौन दे, या फिर उनको संरक्षण की भी आवश्यकता थी। तो मैं जो पहले मैंने बोला था, मेरा राजनीति में आने का कोई मन नहीं था, ना ही मेरा सोच है राजनीतिक, लेकिन उस पूरे संगठन के कारण फिर मुझे राजनीति की तरफ आना पड़ा कि कम से कम इतना बड़ा संगठन है, इनकी भी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है कि इन्हें हम अच्छे से रास्ता दे सकें। और मैं अपने सभी साथियों से, आज की तारीख में लगभग 30, 35, 40 साल से लोग जो हमसे जुड़े हैं, निस्वार्थ जुड़े हैं, इनको मैंने आज तक कभी एक पैसे का कोई फ़ायदा नहीं करा पाया। ना ही इन्हें कोई मैंने आर्थिक ऐसा कोई लाभ दिला पाया कि जो मैं कहूँ कि लोग बाग आजकल आर्थिक युग है, लोग आर्थिक के कारण ही जुड़ते हैं। पर ऐसा मैंने कोई भी अपने साथी को नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कोई ऐसे पद पर भी नहीं रहा कभी, चूँकि संगठन में ही रहा हूँ और संगठन में काम करता रहा हूँ। तो पर जो स्नेह और जो प्यार हमारे दोस्तों और साथियों से, छोटे भाइयों से और मिला है, वह मैं इस जन्म तो क्या, कई जन्मों तक नहीं उसको मैं भुला पाऊँगा। और ईश्वर का कृपा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है। इसके बाद में घटना एक आती है कि हमारे कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी का जो एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ी घटना हो गई थी। हम सब लोग क्या पूरा देश ही हिल गया था उस बात को लेकर। उसके बाद भी मेरा मन बिल्कुल हट गया राजनीति से। मैंने कहा कि जिनके लिए कर रहे थे वही नहीं है, तो फिर अब नहीं करेंगे। कुछ दिनों शांत रहे। उसके बाद में फिर एक दिन दिल्ली से कोई मैसेज आया, हम मिलने गए। जो आज के केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उस समय वो पूजन चल रहा था उनका, 1.25 महीना करीब लगातार उनके यहाँ पूजन होता है। पूजन चल रहा था। पूजन से उठकर जब मेरी सूचना पहुँची, तो पूजन के समाप्ति के बाद में आए और हमसे बातचीत हुई। तो मैंने उन्हें अपनी इच्छा बताई कि अब मैं काम नहीं करूँगा। वो अंतिम वक़्त लग रहा था हमारा कि अब कुछ नहीं कर पाएँगे आगे राजनीति में। नहीं, राजनीति तो सोच मेरा रहा ही नहीं। ये तो मैंने आज भी कहूँ कि आज भी अगर मैं कोई कहे कि आगे का क्या, मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं तो ना तो मैं भविष्य में जीता हूँ, ना
पूर्व में जीता हूँ, अतीत में जीता हूँ, मैं वर्तमान में जीता हूँ। वर्तमान लेके चलना। आज का दिन है तो आज का दिन जी रहे हैं। तो हमें ये तो कभी किसी चीज़ में इच्छा नहीं रही, चाहे वो व्यापार में, चाहे वो परिवार में हो, चाहे राजनीति में, चाहे समाज में, कि कल हम ये कर लेंगे, ये हमारा सोच ही नहीं रहा। तो बस ये मन खराब हुआ कि हम नहीं काम कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप जैसे लोग ही अगर नहीं काम करेंगे तो फिर मैं कैसे काम कर पाऊंगा, मेरे साथ कौन होगा। फिर मन पलटा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था हाँ, फिर मन पलटा, लगा कि बात बात तो सही है। कुछ करना चाहिए। तो भावुक हो जाता हूँ उन बातों को ध्यान करके। काफी जुड़ाव ज्यादा अच्छा था सिंधिया जी माधवराव का। उनसे भी और इनका भी जो परिवार की तरह से स्नेह मिलता है, तो भाग्यशाली हैं हम लोग कि इस प्रकार का उनका स्नेह हमारे साथ में। तो जब इनके साथ जुड़े तो इन्होंने भी पूरी पूरी जिम्मेदारियां हमको दी अपने लोकसभा क्षेत्र में। जब भी वो चुनाव लड़ते थे पहले भी और आज तक भी, तो हमेशा उनके लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी हमारे पास रहती थी। भिंड जिले में संगठन में ऐसा कोई पद नहीं बचा संगठन में जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी नहीं दी हो। एक छोटे से पद से लेकर और जिला और प्रदेश तक के जो भी पद होते हैं जो हमारे ज़िले में मिले हैं, वो सारे पदों की जिम्मेदारी उन्होंने हमें दी और मैंने भी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, समयबद्ध तरीके से उन जिम्मेदारियों को निभाया। और किसी का विश्वास हासिल करने के लिए यही चीज़ है कि निष्ठा से अगर हम काम करेंगे तो विश्वास अपने आप हासिल हो जाएगा। अच्छा, जब सिंधिया जी बीजेपी में गए कांग्रेस छोड़ के, तो उस समय आपको लगा होगा कि ऐसा क्या हुआ कि भूचाल आ गया, अब हम जाएं कि रहें, जाइए, असमंजस की स्थिति बनी होगी। देखिए, फिर मैं आपको कहूँ कि एक क्षण भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं जाऊं या रहूं, क्योंकि फैसला हाँ, मेरा राजनीतिक कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे, मैं व्यक्तिगत उनके साथ में हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में जब तक ये जीवन है तब तक उनके साथ ही रहूँगा, उनके साथ ही हूँ। रही बात उसकी कि पार्टी छोड़ने वाली बात, तो निश्चित है कि हमने बहुत यहाँ पर संगठन के पद पर जब मैं जिलाध्यक्ष था उस समय हमने बहुत संघर्ष करना पड़ा अपनी पार्टी के लोगों के साथ में। उसके पहले भी कई बार स्थितियां आती थी तो पार्टी के ही जो वरिष्ठ लोग जो आरोप लगाते थे श्रीमंत सिंधिया जी पर कि वो गुटबाजी करते हैं, तो उनसे ज़्यादा गुटबाजी करते थे लोग। और था क्या कि कुछ नेता कांग्रेस के ऐसे थे जिनकी राजनीति सिंधिया जी का नाम लेके चलती थी। वो सीधा सिंधिया जी के बारे में कुछ बोलते थे, मीडिया छापता था, ऊपर से दूसरा जो गुट था वो उनको प्रश्रय देता था। चाहे वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी के, जो भी लीडर्स कांग्रेस के यहाँ पे रहे तो वो सबने पहले तो यही किया, बाद में फिर उन्हीं के संरक्षण में काम भी किया। फिर सिंधिया जी का उन सबको स्नेह भी मिला और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रही। तो जब बीजेपी की बात आई, मुझे अच्छे से याद है 10 मार्च का दिन था, होली का दिन था, हम सब लोग बाहर होली मिलन समारोह चल रहा था। तब तक एक हमारे पत्रकार साथी आए, उन्होंने कहा सिंधिया जी बीजेपी में जा रहे हैं। चूँकि हमें हल्की सी जानकारी तो थी ही और बहुत सी बातें हैं ऐसी जो सार्वजनिक नहीं करने की हैं। तो मैंने कहा कि जैसे ही वो कार्यालय में जाएं उसको देखते रहिए, और मैंने इस्तीफा पहले ही लिख के तैयार रख लिया। तो जैसे ही उन्होंने, नड्डा जी ने उनको वो गले में तौलिया पहनाई, सदस्यता दी, इधर मैंने तुरंत इस्तीफा निकाल के और मीडिया में और प्रदेश कार्यालय पर, राष्ट्रीय कार्यालय पर मैंने भेज दिया तुरंत ही। मैंने एक पल नहीं लगाया इस चीज़ में। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर आसपास जो वातावरण है वह केवल नेगेटिविटी की तरफ पूरा ध्यान जा रहा है। मैं अपने सभी साथियों को, परिवार में भी लोगों को, सबको, सब हमेशा सिर्फ एक बात कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिविटी की बात करो, हमेशा सकारात्मक रहो। नकारात्मकता अगर करोगे तो उतना ही जीवन आपका पिछड़ेगा, उतना ही हमारा समाज पिछड़ेगा, उतना ही हमारा जिला, देश, सब कुछ पिछड़ेगा अगर नकारात्मकता। अच्छा, एक हमारा अंतिम सवाल ये है कि जैसे आजकल की युवा पीढ़ी है, राजनीति में आना चाहती है और सक्सेस होना चाह रही है, छोटा सा चढ़ा बड़ा कैसे बने, कैसे आप उन युवाओं को आप कुछ इस बारे में मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए, फिर मैं वही बात, एक बात और कहूँगा जो अपने स्वभाव अनुसार, कि आजकल जो भी लोग आ रहे हैं, राजनीति की तरफ आना चाहते हैं, बड़ा शॉर्टकट मार के एकदम से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। एक स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारे अनुभव हमें जब मिलते हैं तब जाके आप उस स्थान पर पहुँच सकते हो। लेकिन आजकल युवा आता है, बड़ा शॉर्ट आता है, हमारे पास भी जैसे बहुत से आते हैं, कहते भाई साहब हमें राजनीति में काम करना है। हमने कहा क्यों? तो बोले भाई साहब वो कुछ धंधा पानी हो जाएगा। तो मैंने कहा ये राजनीति धंधा पानी का स्थान नहीं है, इस सोच से आ रहे हो तो बिल्कुल मत आना। हमने कहा तुम क्या करते हो, घर में क्या क्या होता है? तो उन्हें जब वो बताते हैं तो हम कहते हैं पहले अपने घर की जिम्मेदारियां संभालो आप,
जब फ्री हो, सबसे निश्चिंत हो जाओ घर की जिम्मेदारियों से, तब राजनीति में आना। ये सोच के आ रहे हो कि हम पैसा कमाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं और हम नेता बन जाएंगे, ये सोच तुम्हारा गलत है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग आज की तारीख में, युवा वर्ग भी है और कुछ और भी लोग हैं, वो राजनीति को केवल पैसा कमाने का एक माध्यम समझने लगे हैं। मैं समझता हूँ शायद इसलिए भी मूल्यों में बहुत तेजी से गिरावट आई। राजनीति एक सेवा का माध्यम है। हम राजनीति के माध्यम से किसी भी वंचित का अधिकार दिलाने का काम करें, हम विकास की बात करें, हम लोगों को जोड़ने की, समाज को उठाने की बात करें, वो राजनीति होती है। राजनीति पैसा कमाने का स्थान नहीं है। और जो लोग इस तरह कर रहे हैं, इस कारण से ही ये जो स्थिति, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ मैं फिर से, चुनाव में जिस प्रकार से जो ये पैसों के दम पर ये सब होने लगा है, तो ये तो चुनाव खरीदना हो जाता है। ये चुनाव नहीं है, ये तो वोटर्स को खरीदने का काम है। अच्छा, एक टॉपिक पे आपने बहुत अच्छी बात कही कि चुनाव में वोट खरीदना, यानी आज का जो चुनाव इतना महंगा हो चुका है, यानी आखिर नेताओं को अपना मतलब घर, मतलब मकान प्लाट बेचने पड़ते हैं। ऐसा समय बदल गया है, कैसे ऐसा समय को कैसे रुकावट आ सकती है इसको? सामान्य व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता आज की तारीख। मैंने भी इस बार बिल्कुल पीछे हट गया। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मुझे टिकट मांगना, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 10 करोड़ रुपए खर्च करूं और एक विधायक बनूं, इसलिए मैं ऐसे ही सेवा करूंगा, इसलिए आवश्यकता नहीं। और रही बात आप कह रहे हैं इसमें बदलाव की, तो मुझे लगता है कि लोग अब, आम मतदाता भी उसमें है पूरी तरह से। आम मतदाता भी पूरा केवल स्वयं स्वार्थ के लिए हो गया कि आप हमें क्या दे रहे हैं। बड़े डेवलपमेंट, विकास पे की कोई गिनती नहीं कर रही है जनता। अगर वो जनता विकास की गिनती करने लगे तो केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति चुनाव नहीं हारते। ऐसे ऐसे लोग चुनाव हारे जिन्होंने विकास के नाम पर मतलब बिल्कुल जमीन से लेकर आसमान तक एक कर दिया। उन लोगों को भी ये दिक्कत आई। तो मैं समझता हूँ ये जो नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, इसका सबसे अच्छा सुधार तो ही होगा कि हम सब लोग अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने संस्कारों को पहचाने, और तब हम जाके इसमें कुछ धीरे धीरे, वो बहुत लंबा समय लगेगा। मुझे लगता है हमारे जीवन में तो वो समय आने वाला नहीं। राजनीति निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव होगा तो आप लोगों को नेता, लोग आपको मानेंगे। आज की तारीख में थोड़ा सा हुआ, लोग नेता कहने लगे, यही अच्छा लगने लगता है। जबकि नेतृत्व आप करें समाज का और उस दिशा में समाज को ले जाएं जहाँ की समाज का उत्थान हो, तब आप नेता कहलाने वाले होते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऑटोमेटिक लोगों ने नेताजी का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे भिंड जिले के जाने मानी हस्ती जो रमेश दुबे जी। छोटी सी उम्र में छात्र जीवन से लेकर आज जिस यहाँ तक मुकाम तक पहुँचे हैं, तमाम कहानी ऐसी रही है, तमाम परेशानी रही हैं, जो आज छोटे से चेहरा मध्य प्रदेश में आज बड़ा चेहरा बन के आया है। आप अगर इस सक्सेस स्टोरी में आप सक्सेस होना चाहते हैं राजनीति में, तो निश्चित तौर पर आप जनता जुड़ाव करिए, ईमानदारी से सेवा भाव करिए और निजी स्वार्थ छोड़कर जन सेवा करिए। आप भी इसमें सक्सेस हो जाएंगे। क्या कहेंगे इसके कमेंट सेक्शन में?